ये दो सितारे गैस और गद के डिस्क के बीच में रहते हैं, बिल्कुल फोमलहॉट की तरह। पर फोमलहॉट नया मंडल है, सिर्फ 50 करोड़ साल पुराना, जबकि BD+20307 अरबों साल पुराना है। और यही अजीब बात है, क्योंकि डिस्क के अंदर मौजूद सामान इतना पुराना है कि उससे तो बहुत पहले नए ग्रह बन जाने चाहिए थे। तो ये चल क्या रहा है? डस्ट की रिंग नए प्लैनेट्स की खासियत होती है, लेकिन अगर हमें एक पुराने सितारे के आसपास भी ऐसी ही रिंग्स नजर आएं जो 1 अरब साल पुराना हो सकता है कि ये ग्रहों के टकराने से हो रहा है। हमें लगता है कि इस सिस्टम में ग्रह आपस में टकराए और इसी से ये डिस्क्स बनी। जब ग्रह आपस में टकराते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी थोड़ी बहुत गर्द झड़ जाती है। इस घटना से माहौल हिंसक होकर पूरे आकाशिक पड़ोस को हिला देता है। प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स इतनी ज्यादा एनर्जी और स्पीड के साथ आते हैं कि वो एक दूसरे को भाप में बदल देते हैं। ग्रहों को नष्ट होते देखकर हमें समझ में आता है कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या हुआ होगा। हमारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में बहुत शांत नजर आते हैं, पर हमें यह एहसास नहीं है कि फ्यूचर में यही ऑर्बिट्स आज के मुकाबले काफी अलग हो सकते हैं। अपनी उत्पत्ति की शुरुआत में हमारा सौर मंडल एक बिगड़ी हुई पार्टी की तरह था, जिसमें हर कोई एक दूसरे पर केक फेंक रहा था। और इसी तरह धरती और दूसरे पथरीले ग्रहों का निर्माण हुआ। उस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में 8-9 से ज्यादा ग्रह थे, यानी सैकड़ों, और सारे ग्रह हर वक्त एक दूसरे से टकराते भिड़ते रहते थे। आखिरकार हमारे सौर मंडल के ग्रह, जिन्हें हम आज देख रहे हैं, शांत होकर एक अच्छे और व्यवस्थित क्रम में आ गए। पर BD+20307 जैसे अजीबोगरीब मंडल को देखकर इस कहानी पर शक पैदा होता है। दूसरे स्टार्स का चक्कर काट रहे प्लैनेट से जो एक खास बात हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने सीखी है वो ये है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ग्रह अपने सोलर सिस्टम में अभी जहां है वो हमेशा वहीं रहे। समय के साथ हमारे सौर मंडल में ग्रहों की परिभ्रमण कक्षाएं धीरे धीरे खिसकती हैं। कक्षाओं की यह अस्थिरता अंतरिक्ष की व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। इसकी संभावना बहुत कम है, पर आज से अरबों साल बाद बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण बुध अपनी कक्षा से बाहर निकल सकता है। यह घटना बुध के साथ साथ हमारे लिए भी निर्णायक साबित होगी। हमारी सोलर सिस्टम का एक फ्यूचर ये हो सकता है कि मर्क्यूरी आकर धरती से टकरा जाए, जो सुनने में अजीब है, यकीन नहीं होता, पर ये सच में हो सकता है। जो BD+20307 में हो रहा है वो थियोरेटिकली हमारे सोलर सिस्टम में हो सकता है। यह हमारे लिए चेतावनी की तरह है और हमारे सोलर सिस्टम के कामकाज के बारे में हमारी समझ का बदलाव भी। दूसरे तारामंडलों को जानकर हम ये समझ पा रहे हैं कि ग्रह कितने नाजुक हो सकते हैं। प्लैनेटरी सिस्टम में चीजें कभी भी बदल सकती हैं। आज हम किसी ग्रह को उसकी कक्षा में घूमते देख रहे हैं और पूफ, अगले ही दिन वो बड़ी टक्कर का शिकार हो सकता है। तो क्या फोमलहॉट B सिस्टम के साथ भी यही हुआ? क्या वो दूसरे प्लैनेट के साथ टकराया और पूरी तरह गायब हो गया? हाँ, हो सकता है। अप्रैल 2020 अरिज़ोना यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानिकों ने फोमलहॉट के बारे में एक नया सिद्धांत बनाया। हर अच्छी मिस्ट्री के अंत में एक शॉकिंग ट्विस्ट चाहिए, और इस कहानी का ट्विस्ट ये है कि वो ग्रह हबल दूरबीन में गायब होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि असल में तो वो था ही नहीं। जिसे हम उस रिंग के अंदर मौजूद प्लैनेट समझ रहे थे, वो असल में दो छोटे ऑब्जेक्ट्स प्लैनेटेसिमल्स के बीच की टक्कर थी। प्लैनेटेसिमल्स शिशु ग्रह होते हैं। इनका आकार कुछ किलोमीटर से लेकर कुछ 100 किलोमीटर तक हो सकता है। वो एक दूसरे से टकराए और गंदगी का एक खूब बड़ा गुबार बना, जिसे हमने हबल में कैप्चर किया। उसमें हमने लाइट का गोला देखा जो प्लैनेट जैसा दिख रहा था। उन्होंने ग्रह को चाहे ना देखा हो, पर एक सबक जरूर सीख लिया। हम एक पूरा प्रोसेस देख रहे हैं कि किस तरह सोलर सिस्टम बनता है, ग्रो होता है, और कई तरीकों में ये प्रोसेस देखना हमारे लिए किसी ग्रह को देखने से ज्यादा खास और यूजफुल है। एक्सोप्लैनेट्स हमें सही मायने में ब्रह्मांड के कामकाज का तरीका सिखा रहे हैं।
हमें अब पुरानी अवधारणाओं पर सवाल उठाने चाहिए। एक आम धारणा यह है कि शायद आखिरकार सूरज धरती को निकल जाएगा, पर क्या इससे बचने का कोई उपाय है? क्या कुछ ग्रह अपनी मौत को धोखा दे सकते हैं? वाइब्रेशन स्टार्स के अंदर बाहर होते रहते हैं, उन्हें हम उनकी सतह मॉनिटर करके देख सकते हैं। जब स्टार्स रेड जाइंट वाले फेज में होते हैं तो इनके साथ एक अजीब चीज होती है कि ये घंटी की तरह बजने लगते हैं। जब हम इन स्टार्स को बजते हुए सुनते हैं तो हमें इनके बारे में गहरी जानकारी मिलती है। किसी दूसरे स्टार के मुकाबले हम उनका द्रव्यमान, रेडियस और डेंसिटी बहुत सही तरीके से माप सकते हैं। लाल पिंड बन चुके सितारों के कंपन ने कुछ चौंकाने वाले राज खोले हैं। जब हमने उस स्टार के बचने को एनालाइज किया तो रियलाइज हुआ कि दूसरे तरीकों के मुकाबले अब इसका मास कम लग रहा था। इससे हमें मालूम चला कि वो असल में अपने रेड जॉइंट फेज से गुजर चुका है। जो सितारा हमें अब दिखाई दे रहा है वो अपने कुछ समय पहले के असली स्वरूप से काफी छोटा है। इस सितारे ने अपनी बाहरी परतें खो दी हैं और ये सिकुड़ने लगा है। अगर ये स्टार अपने रेड जाइंट फेज से गुजर चुका और फिर से सिकुड़ रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट पर ये उस प्लैनेट के ऑर्बिट से बड़ा हुआ था। अगर ये ग्रह रेड जाइंट जोन के अंदर था तो नष्ट हो जाना चाहिए था, पर किसी तरह ये सही सलामत है। किसी भी थ्योरी से ये बचना नहीं चाहिए था, पर आज हम इसे सलामत देख रहे हैं। ये कमाल का सर्वाइवर है। तो हम इसके बचने की घटना को कैसे समझ सकते हैं? क्या इस ग्रह ने अपनी ऑर्बिटल पोजीशन बदल ली थी मौत से बचने के लिए? और या फिर HD 203949b मौत के कुएं में कभी आया ही नहीं? हो सकता है कि ये प्लैनेट असल में पहले बाहर की तरफ ही था और रेड जायंट फेज पूरा होने के बाद अंदर आया। हो सकता है कि गैस के कुछ बादल सितारे से झड़कर ग्रह तक पहुंचे। इस गैस से ग्रह अंदर की ओर खींचने लगा और उसकी कक्षा घटने लगी। सितारे के अपने अधिकतम आकार तक पहुंच जाने के बाद ग्रह धीरे धीरे अंदर आने लगा। और आज हम बदला हुआ सिस्टम देख रहे हैं। रेड जॉइंट फेज के बाद का स्टार ऐसे प्लैनेट के साथ जो पहले वहां था ही नहीं जहां आज है। ये बाहरी ग्रह लुप्त होने से तो जरूर बच गया होगा, पर इसका भविष्य ज्यादा उज्जवल नजर नहीं आ रहा। इसका सितारा सिकुड़ते सिकुड़ते आखिरकार ठंडा सफेद बौना सितारा बन जाएगा। अगर मैं वो प्लैनेट होती तो इसके बाद जिंदा रहने की बात से दुखी हो जाती, क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा। अंधेरा होगा, ठंड होगी और मैं एक ऐसे सितारे से बंधी होंगी जो पहले जैसा नहीं रहा। यही हमारा भविष्य है, पर ऐसा अगले 5 अरब साल से पहले नहीं होने वाला। और तब तक हम अपनी धरती को शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हम इस पर रहते हैं, ना कि उन खतरनाक दुनियाओं में जिन्हें हमने दूसरी गैलेक्सी में देखा है। जितने ज्यादा एक्सो प्लैनेट्स हम ढूंढते जा रहे हैं, उतना ही हमें एहसास हो रहा है कि हम कितने लकी हैं, क्योंकि हमने बड़े प्लैनेट्स देखे हैं और छोटे भी देखे हैं। एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है, एटमॉस्फेयर बहुत कम है, स्टार्स बहुत नजदीक है, स्टार्स बहुत दूर है, पानी बहुत कम है, पानी बहुत ज्यादा है। यहाँ पृथ्वी पर हर चीज सही है। अपने घर धरती की तुलना में बाहरी ग्रह अंतरिक्ष विज्ञान के जाने माने सिद्धांतों के साथ खींचातानी करके उन्हें तोड़ मरोड़ रहे हैं, पर हर नया संसार खोजने के साथ हम और ज्यादा सीखते जा रहे हैं और साथ ही ब्रह्मांड में अपनी स्थिति को भी समझते जा रहे हैं। हम अगर ये समझ जाए कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और इस तरह क्यों बनते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं, तो हम अपने खुद का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से हम जितना ज्यादा इन बाहरी ग्रहों को समझते जाएंगे, उतना ही हम अपने सोलर सिस्टम को और इस यूनिवर्स में अपनी सही जगह को समझते जाएंगे। कई बार हम दूसरे ग्रहों के बारे में सोचते हैं और ये भी कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो हम जैसे जीव होंगे। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे कई सारे अजीब अजीब ग्रह हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमने कितनी खोज की है जिसमें हमें कितनी सारी अनोखी चीजें देखने को मिली हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए कितना बोरिंग होता अगर हम सिर्फ एक सोलर सिस्टम के बारे में जानते।